नमस्कार। कल रात मेरे साथ एक बड़ी विचित्र घटना। मैं बड़ी गहरी नींद में सोया हुआ था तो अचानक एक ऐसा ख्वाब देखा जिससे मैं बिल्कुल घबरा गया। बड़ा खौफनाक सा था। मैं खौफनाक तो नहीं कहूंगा, हाँ, पर जिसने मुझे बिल्कुल विचलित कर दिया। मैं इतना घबरा गया था कि मेरी जबान सूख गई थी। वो शायद ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। मैं सब कुछ खुली आंखों से देख रहा था। एक बहुत भारी भीड़ मेरी ओर चली आ रही और सबकी उंगलियां मेरी ओर थी, मानो मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया। भीड़ आस्ता आस्ता मेरी तरफ बढ़ी। इतनी भारी भीड़ थी, ऐसा लग रहा था जैसे आंधी आ जाए। हवाएं साए साए चल रही। भीड़ मेरे नजदीक आती और मैं भौचक्का सा देखता रहा। जो भीड़ मेरे नजदीक आई, मैंने देखा उनकी अगुवाई चंद्रशेखर आजाद कर रहे। एक और राम प्रसाद बिस्मिल, एक और भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, मदनलाल धिंगड़ा है, राजेंद्र लाहाड़ी है, अशफाक उल्ला है और एक और तात्या टोपे भी खड़े थे। और दूसरी ओर क्या देखा कि सुभाष चंद्र बोस भी। मैं बाकी लोगों को भी पहचानने की कोशिश कर रहा। मैं उसमें देख पाया कि एक 12 साल का मासूम बच्चा भी था, एक नवयुवती। शायद उसने भी पूरी तरह से जवानी में कदम भी ना रखा, और 80 साल के बूढ़े भी थे। मैं देखता रहा बिना पलकें झुकाए हुए। चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़े और मुझसे बोले, बहुत खुश हो ना, आजादी का जश्न मना रहे हो। भगत सिंह आगे आ गए, किस बात का जश्न मना रहे हो? सुखदेव बोले, अराजकता, अलगाववाद का, फिरका परस्ती का। राजगुरु कहने लगे, कहते हैं बहुत आर्थिक उन्नति की है हमने, पर उस आर्थिक उन्नति में भी इनका निहित स्वार्थ छुपा है कहीं ना कहीं। हमने इसीलिए फांसी का फंदा चुना था कि हमारे देश का ये कर देंगे, इसीलिए हमने अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। जानते हो ये सारी भीड़ जो पीछे देख रहे हो हमारे, सबने अपने खून से इस धरती को रंगा है लाल। आजादी घर बैठे नहीं मिली है, और आजादी के लिए हमने कुर्बानी इसलिए बिल्कुल नहीं दी थी कि आप हमें भूल जाओ। अशफाक उल्ला कहने लगे, बहुत कहते थे कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशान। मदनलाल धिंगड़ा बोले, नहीं, याद तो करते हैं ये, पर वो राजनेता तब याद करते हैं जब उनका अपना कोई निजी राजनीतिक स्वार्थ होता है। भूल जाते हैं उसको, तब तो आते हैं बड़े गाजे बाजे के साथ। स्वागत तो वो हमारा नहीं करते, वो अपना करवाते हैं, एक माला अर्पण कर अपना काम समाप्त कर। अब तात्या टोपे से भी नहीं रहा। अब वो आगे बढ़े, बोले, जानते हो कितने लोगों ने कुर्बानी दी थी? 1857 की क्रांति के अंदर 8 लाख भारतीय शहीद हुए थे, याद रखो। अब सुभाष चंद्र बोस भी आ गए, बोले कि 1857 से लेकर आजादी मिलने तक 3.5 करोड़ भारतीय मौत की नींद सुला दिए गए। सभी क्रांतिकारी ना थे उनमें, मासूम भी थे।
केवल ब्रिटिश नीतियों के कारण इस संसार से चल बसे। हर उम्र के लोग थे उसमें। और फिर इससे भी बड़ी बात, पहले विश्व युद्ध में ये अहिंसावादियों ने, जो कहते हैं कि आजादी हमने दिलाई चरखे के दम से, भारतीय सेना को भेज दिया ब्रिटिश साम्राज्य के हक में, उस ब्रिटिश साम्राज्य की नींव मजबूत करने जो हम पे अत्याचार कर रही थी। हमारे 70,000 से अधिक सैनिक हताहत हुए थे। क्या कसूर था उनका? उनकी तो कोई दुश्मनी ना थी उनसे, जिनसे वो युद्ध करने भेजे गए। और फिर मेरे लाख मना करने के बावजूद द्वितीय महायुद्ध में भी हमारे सैनिक भेज दिए। जानते हो कितने लाख सैनिक गए थे हमारे? 25 लाख। 2 लाख आरंभ में और उसके बाद भेजे गए। तब भी करीबन 1 लाख हमारे भारतीय फौजी शहीद हुए। और मैंने जब इसके लिए मना किया तो मुझे धमकी दे दी कि हम तो अहिंसावादी हैं, हमें तो ब्रिटिश राज्य की मदद करनी है, क्योंकि दूसरी ओर अहिंसा के लोग हैं। मैंने कहा नहीं, अगर मेरे देश का सैनिक मरेगा तो अपने देश को आजाद कराने के लिए, ऐसे लोगों के लिए नहीं जो हम पे अत्याचार करते हैं। तो मैं कुछ नेता उनके नाम नहीं लेना चाहता, बोल उठे नहीं, आजादी तो हम अहिंसा से लेंगे ना। मैं बोला आजादी भीख में नहीं मिला करती, अपना हक मांगना पड़ता है। कुछ सीखो महाभारत के युद्ध से। कृष्ण भी तो आए थे, साक्षात कृष्ण। दुर्योधन ने एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से मना कर दिया, और नतीजा क्या हुआ? युद्ध। याद रखो, ब्रिटिश भी बिना हथियार उठाए हमें आजादी नहीं देंगे। और फिर आजाद हिंद फौज के 30,000 लोग शहीद। किसी ने भी उन पर एक आंसू ना बहाया। और तो और आजादी की शर्त रखी गई कि आईएनए की फौज को डिसबैंड कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, और देशद्रोह का उनको ऊपर मुकदमा भी चले। ये किया तुम्हारे अहिंसावादी, और तुम हमें भूल गए, याद भी ना रखा। मैं बहुत परेशान हो चुका था। मैं बोला नहीं, हम तो बचपन से यही बात सुनते आए हैं कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बना। अभी भी तुम्हें सच्चाई समझ में ना आई? राजेंद्र लाहिड़ी बोलू, अब समझ में आए? कब तुम्हारी आंखें खुलेंगी? अगर तुमने आजादी के दीवानों को भुला दिया तो याद रखो कि आने वाली संतति जब भारतीय इतिहास को जानेगी, आजादी के संग्राम को समझेगी, तब वो तुम्हें तिरस्कार भरी निगाहों से देखेगी। कहां मुंह छुपाओ? कहां जाओ? इन लाखों लोगों की कुर्बानियों को मिटा दोगे इतिहास के पन्नों से? वैसे भी तुम कहां याद रखते हो? सिर्फ 2-4 के नाम ले देते और समझते हो कि हमने बहुत बड़ा कार्य किया, और फिर स्वतंत्रता संग्राम का जश्न मनाते। हमारी चिताओं पर, हमारी आकांक्षाओं पर, हमारी अभिलाषाओं पर हम भी तो किसी मां के, हमारी भी तो कोई बहन, हमारे भी तो भाई थे, हम भी तो किसी के पति थे। ये 12 साल का बच्चा, इसने किस लिए अपना देश की खातिर जान दे दी?
यह 17 साल की युवती, इसने किस लिए देश के लिए जान दे दी? इसको क्या मिला? भूल ही गए? जानते हो इनके नाम? हमें पसीने पसीने बहुत घबरा गया। सच्चाई मेरे सामने आ गई। कितना बड़ा अन्याय कर डाला था, कितने बड़े पापी हैं हम। उनको भूल गए जिन्होंने हमें आजादी दी, जिस आजादी का आनंद आज हम उठा रहे हैं। एक गुलाम की क्या हैसियत होती है? क्या गुलाम की दिवाली, क्या दशहरा होता है, क्या गुलाम की होली होती है। और आज हम मनाते हैं, खुशी से मनाते हैं उन सभी त्योहारों को। अब कोई ऐसी सड़क नहीं है जिस पर कुछ लोग ही चल सकते हैं। सब आजाद हैं। मैं बोलूंगा, मैं अपराधी हूं, मैं तुम सबका अपराधी हूं। मैं सबकी ओर से, सब हिंदुस्तानियों की ओर से तुमसे क्षमा मांगता हूं। मैं याद रखूंगा और अपने भारतवासियों को भी याद दिलाऊंगा, यदि तुम्हें इस देश की आजादी को कायम रखना है, उन कुर्बानियों से तुम्हें शिक्षा लेनी होगी जिन्होंने अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए अपनी जान दी। अशफाकुल्लाह बोलो, याद रखोगे ना? राम प्रसाद बिस्मिल कह उठे, हमने इसलिए बसंती चोला नहीं पहना था। कम से कम कुछ भी ना हो तो उस बसंती चोले को तो याद। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के फांसी पर झूलते हुए शरीरों को भी याद रखें, जो मरते समय भी ये कह गए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ब्रिटिश हुकूमत के आगे झुके नहीं। क्या उम्र थी उनकी? भगत सिंह तो केवल 23 वर्ष के थे। क्या देखा था उन्होंने? अभी कोई नहीं आया था उन्हें बचाने। मैं एक बार फिर खड़ा हुआ। अब मैं खड़ा हो चुका था। मेरी टांगें थर-थर कांप रही, मेरा शरीर में झुरझुरी आ चुकी, पसीने पसीने हो रहा। मैंने नतमस्तक हो गया। मैं बोला, नहीं, अपराध हुआ है, उस अपराध का आप हमें। अचानक मेरी आंखें खुल गई। मेरी पत्नी बोली, क्या बड़बड़ा रहे हैं आप सपने में? हमें क्षमा कर दें, हमें क्षमा कर दें, हमें क्षमा कर दें। हमने क्या अपराध किया है? अगर हमने अपराध किया है तो हम उसको दूर करेंगे, उसका प्रायश्चित भी करेंगे। मैं मौन था, क्या कहता पत्नी को? और अन्यथा मैंने उसका सारा स्वप्न देखा। मैं कहा, स्वप्न नहीं, हकीकत थी। मुझे झकझोरने आई थी, हमारे सोई हुई आत्मा को जगाने आई थी। कैसे भूल सकते हैं हम उन वीरों को? मैं उठा, स्नान किया, मंदिर में नतमस्तक होकर खड़ा हुआ। अपने इस देव से कहा कि मुझे क्षमा कर, मेरे भारतवासियों को क्षमा करना कि हम उन क्रांतिकारियों को भूल गए जिनकी वजह से आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। और मैंने अपने आप से वायदा किया, स्वर कथा चैनल के माध्यम से उन सभी सेनानियों को श्रद्धांजलि दूंगा जिनको हम भूल गए हैं, जिनके हम नाम भी नहीं जानते। आइए खोजते हैं उन भूले बिसरे इतिहास के पन्नों से और विश्वास दिलाते हैं कि हम उन्हें भूले नहीं हैं, वे हमारे दिल में रहते हैं। उन्हीं की खातिर हम आज आजादी की सांस ले रहे हैं। दोस्तों, आरंभ करते हैं इस कथा को। अमर वे हो गए जो मरे आजादी के रण में,
अमर वे हो गए जो मरे आजादी किरण में, विजय का ताज पहना है जिन्होंने मृत्यु के क्षण में। स्वतंत्रता दिवस पर विजय हमको मनाना है, विजय का राग मेरे साथियों तुमको बताना है। जी हाँ, कनकलता बरुआ। ये गाता है 22 दिसंबर सन 1924 को असम में पैदा हुई एक वीरांगना कनकलता बरुआ की, जिसने माँ बाप का लाड प्यार भी ना देखा था। 5 साल की थी कनकलता, माँ चल बसी, पिता ने दूसरी शादी की। 13 साल की थी तो पिता भी गुजर गए। कुछ ही दिनों के बाद सौतेली माँ भी चली गई। अब रह गई थी निपट अकेली कनकलता। नानी ने उनको संभाला। 20 सितंबर सन 1942 का दिन था। आजादी के मतवालों ने फैसला किया कि गहपुर थाने पर तिरंगा फहराना है और चल पड़े तिरंगा हाथों में लिए। उस जुलूस की अगली पंक्ति में चल रही थी कनकलता बरुआ। तिरंगा शान से हाथों में लिए, गर्व से सिर उठाए। केवल 17 वर्ष की आयु थी उसकी। नेताओं ने सोचा कहीं ये लड़की डर कर लौट ना जाए। उनकी कानाफूसी से कनकलता सब समझ गई और मन ही मन एक निश्चय कर डाला। थाने तक पहुंचते पहुंचते भीड़ मतवाली हो गई और सबको जल्दी थी झंडा फहराने की। थानेदार कहने लगा, आगे मत बढ़ना, गोली चल जाएगी। कनकलता ने उससे कहा, हम आपसे लड़ने नहीं आए हैं, केवल झंडा फहराने आए हैं। थानेदार फिर चिल्लाया कि अब 1 इंच भी आगे मत बढ़ना, लेकिन उसको सुनने वाला कौन था? सबसे आगे कनकलता चल दी। सिपाही ने गोली चला दी। कनकलता का सीना बींध दिया। कहते हैं कि जिस सिपाही ने कनकलता पर गोली चलाई थी, वे पछतावे से मर गया कि अपने ही देश के 17 साल की क्रांतिकारी को मैंने मार दिया। वो इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। शत शत प्रणाम है ऐसी वीरांगना कनकलता। सबसे पहले मैं तुम्हें मिलाता हूं एक ऐसे बालक से जिसके शायद अभी दूध के दांत भी ना टूटे थे। 12 साल का वीर नायक बाजी राउत, जिसने अंग्रेजों की गोली तो सीने पर खाई, परंतु उनकी बर्बरता के आगे झुका नहीं। 1926 का समय था। उड़ीसा में पैदा हुआ था बाजी राउत। पिता इनके नाव चलाते थे और उनका देहांत हो गया जल्दी ही। उसकी मां ने उन्हें पाला पोसा। उनकी मां आस पड़ोस में खेती से जुड़े छोटे मोटे काम किया करती थी। उस समय शंकर प्रताप सिंह देव ढेकनाल के राजा हुआ करते थे, परंतु गरीब जनता को सताकर शोषण कर कमाई करने के लिए जाने जाते। उड़ीसा में राजाओं और अंग्रेजों के खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा। विद्रोह को दबाने के लिए राजा ने अंग्रेजों की एक फौज की टुकड़ी बनाई। अंग्रेज फौज आ पहुंची 10 अक्टूबर 1938 को। अंग्रेजी पुलिस ने गांव के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर डाला और भुवनेश्वर थाना में ले गए। उनकी रिहाई के लिए गांव के लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस की गोलियां चलने लगी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर दिया। आम जन का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि अंग्रेजी टुकड़ी भी घबरा उठी। उसने सोचा कि उनकी भलाई उसी में है कि गांव को छोड़ दिया जाए, और उन्होंने योजना बनाई कि ब्राह्मणी नदी के नीलकंठ घाट से होते हुए जल्दी इस स्थान से पार हो जाए। परंतु क्रांतिकारी भी तैयार थे। उन्होंने भी उस घाट पर पैरा बिठा दिया। बाजी राउत भी वहां की वानर सेना का एक मुख्य सदस्य था, और उस रात बाजी राउत की ड्यूटी लगी पहरा देने की। उसको कहा गया कि जैसे ही अंग्रेज पुलिस आए वो बहुत शोर मचा दे। अंग्रेज पुलिस पहुंची। बाजी से कहा, हमें जल्दी से नाव से उस ओर पहुंचा दो।
बाजी राउत ने बड़ी नम्रता से इनकार कर दिया। एक अंग्रेज पुलिस वाला बोला कि तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं, जल्दी करो तुम। बाजी राउत ने फिर से इनकार कर दिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। गुस्से में एक अंग्रेजी पुलिस ने बाजी के सिर पर बंदूक की से वार कर दिया। खून से लथपथ बाजी वहीं गिर गया, परंतु झुका नहीं, अड़ा रहा तब भी वो। इतने में दूसरे पुलिस वाले ने उन पर बंदूक से एक और वार किया। बाजी इस बार गिर गया था और तीसरे ने बाजी राउत को ऐसी सीने में गोली मारी कि वो नन्ना बाजी संस्था की बलिवेदी पर शहीद हो गया। धन्य है उस बालक को जो अंग्रेजी पुलिस की बर्बरता के आगे झुका नहीं, जिसने राष्ट्र को झुकने नहीं दिया। वही तो, ऐसे ही तो थे हमारे राष्ट्र के प्रति जिनसे हमें आजादी मिली। धन्य है ऐसे, शत शत प्रणाम करता हूं। आइए, झलकारी बाई जो एक वीरांगना रही, 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास भोजला गांव में एक निर्धन कोली परिवार में जन्म हुआ था झलकारी बाई। जब वे बहुत छोटी थी तब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी और उनके पिता ने उन्हें एक लड़के की तरह पाला। उन्हें घुड़सवारी और हथियारों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित भी किया गया। एक बार जंगल में उनकी मुठभेड़ एक तेंदुए से हो गई और झलकारी ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और उस तेंदुए को मार डाला। उसकी इस बहादुरी से खुश होकर गांव वालों ने उसका विवाह रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक सैनिक पूरन कोरी से करवा दिया। पूरन भी बहुत बहादुर था। लक्ष्मीबाई की सेना में वह भी भर्ती हो गई और वह लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। झांसी की रानी के साथ अद्भुत वीरता से लड़ते हुए ब्रिटिश सरकार ने कई हमलों को विफल किया। सेना नायक दुले राव ने विश्वासघात के कारण रानी लक्ष्मीबाई चारों ओर से ब्रिटिश सेना से घिर गई। उसी क्षण झलकारी बाई आ पहुंची रानी लक्ष्मीबाई के भेष में और बोली, रानी आप यहां से चले जाइए। मैं वचन देती हूं कि जब तक आप झांसी से दूर नहीं निकल जाती तब तक मैं अंग्रेजी सेना को आपकी अनुपस्थिति का पता भी ना लगने दूंगी। और वह यह कहकर वह रानी के वेश में युद्ध करती रही और जब उसे विश्वास हो गया रानी अब सुरक्षित निकल चुकी होगी, जिसके बाद वह किले के बाहर निकल ब्रिटिश जनरल ह्यूग रोज के शिविर में जा पहुंची उससे मिलने। और ब्रिटिश शिविर में पहुंचने पर उसने चिल्लाकर कहा कि वो जनरल ह्यूग रोज से मिलना चाहती हैं। रोज और उसके सैनिक प्रसन्न थे क्योंकि न केवल उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया भले जीवित रानी भी उनके कब्जे में आ गई। जनरल ह्यूग रोज जो उसे रानी समझ रहा था ने झलकारी बाई से पूछा कि उसके साथ क्या किया जाना चाहिए। तो उसने बड़ी दृढ़ता से कहा, मुझे फांसी दो। झलकारी के इस उत्तर से जनरल ह्यूग रोज दंग रह गया और उसने कहा कि यदि भारत की 1% महिलाएं भी उसके जैसी हो जाएं, तो ब्रिटिशों को जल्दी ही भारत छोड़ना पड़ेगा। ऐसी थी हमारी झलकारी बाई वीरांगना। एक ऐसे वीर से, एक वीर नहीं 3 वीर चाफेकर बंधु, जो इतिहास में चाफेकर बंधु के नाम से मशहूर हुए, वो 3 भाई थे, दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव। तीनों भाई पेशवा की नगरी पुणे के पास रहते थे। भारत की आजादी की लड़ाई में प्रथम क्रांतिकारी धमाका उन्हीं ने किया। ये तीनों भाई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के परम अनुयायी। सन 1897 में पुणे नगर में भयंकर प्लेग था। इससे
जनता परेशान हो, और उससे भी अधिक परेशानी थी कि अंग्रेज अधिकारियों ने अपनी मनमानी करनी, वो जनता का उत्पीड़न करने। वाल्टर चार्ल्स रैंड और आयर्स्ट, ये दोनों अंग्रेज अधिकारी लोगों को जबरन पुणे से बाहर निकाले, घरों में जूते पहनकर घुसा, मंदिरों को अपवित्र कर दिया, महिलाओं का अपमान कर दिया। तीनों भाइयों का दिल धड़क रहा था उससे, और उन्होंने तभी संकल्प किया कि इन दोनों अंग्रेज अधिकारियों को हम छोड़ेंगे नहीं। संयोगवश यह अवसर भी आ गया जब 22 जून 1897 को सरकारी गेस्ट हाउस में महारानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली मनाई जा रही है। वाल्टर चार्ल्स रैंड और आयर्स्ट भी शामिल हुए। रात 12 बजे, बल्कि 12:10 पर दोनों अपनी अपनी बग्गियों में सवार होकर चल गए। योजना के अनुसार दामोदर रैंड की बग्गी के पीछे चढ़ गया और उसने गोली मार दी। उधर बालकृष्ण आयर्स्ट की बग्गी पर चढ़ गया और उसे सामने से जाकर गोली मारी। आयर्स्ट तो तुरंत मर गया, किंतु रैंड 3 दिन बाद अस्पताल। गुप्तचर अधीक्षक ने घोषणा की कि इन फरार लोगों को गिरफ्तार कराने वालों को 20,000 रुपए का नगद इनाम। बहुत बड़ी रकम होती थी उस जमाने में 20,000। गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र द्रविड़ पुरस्कार के लोग थे, तो वो चाफेकर बंधुओं के मित्र, उन्हीं की संस्था के सदस्य भी थे वो, परंतु लालच गद्दारी करने पर मजबूर कर देता है। गणेश द्रविड़ और रामचंद्र द्रविड़ ने पुरस्कार के लोभ में आकर चाफेकर बंधुओं का सुराग किया। तीसरे भाई वासुदेव को जब पता लगा तो उसने अपने साथी महादेव गोविंद विनायक रानाडे के साथ मिलकर उन गद्दार द्रविड़ बंधुओं को जा घेरा और उन्हें गोलियों से भून डाला। तीनों भाई हंसते हंसते फांसी में और उनके साथ झूल गया उनका मित्र राणा। धन्य है ये वीर सपूत, धन्य है। शत शत प्रणाम करता हूं। एक और वीरांगना से आपका परिचय करवाती हूँ, वेलु नचियार। जी हाँ, भारत की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी वेलु नचियार देश की पहली ऐसी क्रांतिकारी महिला थी जिन्होंने सन 1857 की सेना के बगावत में, जिसे देश की पहली क्रांति माना जाता है, उससे भी बहुत पहले उन्होंने अंग्रेजों को मात दी थी, लेकिन वो गुमनाम रह गई और अभी तक किसी को भी उनके मौत की खबर नहीं है और वह पता नहीं कहां विलुप्त हो गई, कब उनकी मृत्यु हो गई, ये कोई नहीं जानता। अब तक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जन्म से भी बहुत पहले रानी वेलु नेचियार 18वीं शताब्दी में शिवगंगा के इस वीरांगना और राज्य की रानी ने इतिहास में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी। वेलु नेचियार रामनाथपुरम के राजा की एक इकलौती बेटी थी। कुल में कोई भी बेटा न होने की वजह से वेलु नेचियार का पालन पोषण बिल्कुल राजकुमारों की तरह किया गया था। उन्होंने बचपन से घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और मार्शल आर्ट की विधिवत शिक्षा ली थी और कुछ ही सालों में इन विद्याओं में राजकुमारी पारंगत हो गई। अस्त्र शस्त्र के साथ ही वेलु नेचियार ने भाषाओं की भी शिक्षा ली। फ्रेंच, इंग्लिश, उर्दू में वह कुशल हो गई और उनका विवाह शिवगंगा के राजा से हुआ था, जिससे उनको एक पुत्री की भी प्राप्ति हुई। अंग्रेज सैनिकों ने अरकोट के नवाब पुत्र के साथ मिलकर उनके पति की हत्या कर दी और वेलु नेचियार को अपनी मासूम बेटी के साथ 8 वर्षों तक हैदर अली के आश्रम में छिपना पड़ा। इन वर्षों में वेलु नेचियार ने अपनी सेना गठित की और गोपाला नायकर एवं हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सन 1780 में वेलु नेचियार ने न सिर्फ अंग्रेजों सेना से लोहा लिया बल्कि उनको जबरदस्त शिकस्त भी दी। इतिहास में पहली बार वेलु नेचियार
ने ही मानव बम बनाया और उसके द्वारा अंग्रेजों को तबाह किया। वेलु नाचियार को जब अंग्रेजों के ठिकाने का पता चला तो उन्होंने अपनी एक बेहद विश्वास पात्र सेविका को उसे नष्ट करने का आदेश दे दिया। सेविका ने अपने आप को तेल में डुबोकर जला लिया और बारूद के ठिकाने पर खत्म करने के लिए खुद स्वयं के प्राणों की आहुति दे दी। वेलु नाचियार बहुत ही अच्छी क्रांतिकारी थी। उन्होंने अपनी दत्तक पुत्री के नाम पर एक महिला सेना का भी निर्माण किया गया, जिसका नाम उन्होंने रखा उदययाल। वेलु नाचियार उन बहुत ही कम शासकों में एक थी जिन्होंने ना तो सिर्फ अपने राज्य को दोबारा पाया बल्कि 10 वर्षों तक शासन भी किया। तो नमन है ऐसी वीरांगना वेलु नाचियार। एक और ऐसे साथी से मिलवाता हूं, क्रांतिकारियों के साथ, जिसको अधिकतर लोग नहीं जानते। वो थे भाई बाल मुकंद। 1898 में झेलम जिले के गांव करियाला में, जो स्थान अब पाकिस्तान में है, एक सिख परिवार में उनका जन्म। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने शिक्षण का व्यवसाय आरंभ कर दिया, परंतु राष्ट्रीय आंदोलन उनको प्रेरित कर रहा। वो प्रबल राष्ट्रवादी बने। 23 दिसंबर 1912 को जब हार्डिंग चांदनी चौक से गुजर रहा था तो उसके ऊपर एक बम। वासराय को तो केवल मामूली चोट है, लेकिन उनके परिचर को मारना, वो मर गए। एक और बम लॉरेंस गार्डन में लाहौर में कुछ माह में 17 मई 1993 को फिर फेंका। जांच के बाद बाल मुकंद को जोधपुर से गिरफ्तार, जहां वह जोधपुर महाराज के पुत्रों के शिक्षक के रूप में काम कर रहा था, छद्मवेश में, ताकि कोई उसके ऊपर शक न कर पाए। लॉर्ड हार्डिंग बम कांड में अमीर चंद भाई, बाल मुकंद और मास्टर अवध बिहारी के साथ साथ बाल मुकंद जी को भी लटका दिया। बाल मुकंद जी का विवाह केवल 1 साल पहले ही हुआ। आजादी की लड़ाई में जुटने के कारण वे बहुत ही कम समय अपनी पत्नी को दे। उनकी पत्नी का नाम था राम रखी, और वो भी एक बहुत ही महान महिला। वो अंग्रेज अधिकारियों के पास गई और बोली कि बाल मुकंद जी का शव उन्हें सौंप दिया जाए। अंग्रेज हुकूमत ने वो शव देने से मना। कहते हैं कि राम रखी को जब ये पता लगा था जेल में कि वहां आटे में मिट्टी भी मिलाई जाती है, तो उन्होंने भी घर में अपने आटे में मिट्टी मिलाकर खाना। एक और बात उन्हें पता लगी कि कंबलों में उन्हें सोना, तो उस दिन से गर्मियों के दिनों में राम रखी जी जमीन पर कंबल बिछाकर सोते। और जब अंग्रेज हुकूमत ने उन्हें शव नहीं दिया तो उनसे उसी दिन से राम रखी जी ने भोजन में पानी का त्याग, और 18वें दिन उनकी नींद। धन्य है ऐसी महिला, धन्य है बाल, जिनके कारण हम आजादी की सांस में। सच सच प्रणाम करता हूं मैं। एक और वीरांगना जिसका परिचय आपको करवाते हैं, मातंगिनी हाजरा। जी हाँ, मातंगिनी हाजरा 19 अक्टूबर सन 1870 भारत की ऐसी क्रांतिकारी महिला थी, उन्हें गांधी बूढ़ी के नाम से भी जाना जाता था। मातंगिनी हजारा का जन्म पूर्वी बंगाल, जो वर्तमान में बांग्लादेश, मिदनापुर जिले के होंगला ग्राम में एक अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था। गरीबी के कारण 12 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह ग्राम अलीनान के 62 वर्षीय विधवा
त्रिलोचन हजारा से कर दिया गया। इस पर भी दुर्भाग्य उनके पीछे पड़ा रहा। 6 वर्ष के बाद वे निसंतान ही विधवा हो गई और पति की पहली पत्नी से उत्पन्न पुत्र उससे बहुत घृणा करता था। झोपड़ी में रहकर वह मजदूरी करने लगी और जीवन यापन करने लगी। गांव वालों के सुख दुख में सदा सहभागी रहने के कारण वह पूरे गांव में मां के समान पूज्य हो गई। सन 1932 में गांधी जी के नेतृत्व में देश भर में स्वाधीनता आंदोलन चहु ओर चला। वंदे मातरम का घोष करते हुए जो जुलूस प्रतिदिन निकलते थे और एक दिन जुलूस मातंगनी के घर के पास से जब निकला तो उसने बंगाली परंपरा के अनुसार शंख ध्वनि से उनका स्वागत किया और जुलूस के साथ साथ चल दी। तामलुक के कृष्णगंज बाजार में पहुंचकर एक सभा हुई और वहां मातंगनी ने सबके साथ स्वाधीनता संग्राम में तन मन धन से संघर्ष करने की शपथ ली। मातंगनी को अफीम की लत थी, पर अब इसके बदले उनका सिर पर स्वाधीनता का नशा सवार हो गया। 17 जनवरी 1933 को करबंदी आंदोलन को दबाने के लिए बंगाल के तत्कालीन गवर्नर एंडरसन तामलुक आए और उनके विरोध में प्रदर्शन हुआ। वीरांगना मातंगनी हजारा सबसे आगे काला झंडा लिए खड़ी थी। वह ब्रिटिश शासन के विरोध में नारा लगाते हुए दरबार तक पहुंच गई। इस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 6 मास का सश्रम कारावास देकर मुर्शिदाबाद जेल में बंद कर दिया। सन 1935 में तामलुक क्षेत्र भीषण बाढ़ के कारण हैजा और चेचक की चपेट में आ गया। अब मातंगनी अपनी जान की चिंता किए बिना राहत कार्य में जुट गई और सन 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन में जोर पकड़ा तो मातंगनी उसमें कूद पड़ी। 8 सितंबर को तामलुक में हुए एक प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 3 स्वाधीनता सेनानी मारे गए। लोगों ने इसके विरोध में 29 सितंबर को और भी बड़ी रैली करने की ठानी। इसके लिए मातंगनी ने गांव-गांव घूमकर रैली के लिए 5000 लोगों को तैयार किया। सब दोपहर में सरकारी डाक बंगले पर पहुंच गए। तभी पुलिस की बंदूकें गरज उठी। मातंगनी एक चबूतरे पर खड़ी होकर नारे लगवा रही थी और जैसे ही एक गोली उनके बाएं हाथ में लगी, उन्होंने तिरंगे झंडे को गिरने से पहले ही दूसरे हाथ में ले लिया। तभी दूसरी गोली उनके दाहिने हाथ में लगी। मातंगनी के मृतदेह वहीं लुढ़क गए। इस बलिदान से पूरे क्षेत्र में इतना जोश उमड़ा कि 10 दिन के अंदर ही लोगों ने अंग्रेजों को खदेड़कर वहां स्वाधीन सरकार स्थापित कर दी, जिसने 21 महीने तक काम किया। ऐसी थी हमारी वीरांगना, जिसने अपनी जान की बाजी लगा सहर्ष स्वयं को न्यौछावर कर देश की आजादी के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे अल्लूरी सीताराम राजू। आदिवासियों ने, वनवासियों ने भी देश की आजादी की जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने भी अंग्रेजों के दांत खट्टे करे। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1897 में विशाखापट्टनम जिले के पांडी गांव में हुआ। बचपन से ही उनके अंदर अंग्रेजों के प्रति एक नफरत थी। उनके पिता ने उनको सिखाया था कि अंग्रेज हम पर केवल राज करने हैं और उन्हीं के कारण हमारा जो देश है वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, उसको लूट कर खा रहे हैं ये। अल्लूरी राजा ने 2 वर्ष तक जंगलों में जाकर तपस्या कर ली। ज्योतिष शास्त्र
और वैदगिरी में तो वो पहले से ही निपुण। जब वो तपस्या करने गए तो वहां उनका वनवासियों से अच्छी तरह परिचय। उनके कष्टों को देखकर वो खिल गए। वो कहा कि अगर अंग्रेज इसी तरह से यहां रहे तो हमारा देश तो खत्म हो जाए, हमारे देश की सभ्यता खत्म हो जाए। उन्होंने वनवासियों को इकट्ठा किया और गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया अंग्रेजों के। अंग्रेज उनको पकड़ ना पाते थे। वो एक तरफ मारते, दूसरी तरफ से भाग जाते। अंग्रेज बहुत परेशान हो गए। इन्हीं दिनों एक और क्रांतिकारी वहां थे जिनसे राजू जी की मुलाकात हुई। वो और राजू जब इकट्ठे हो गए तो अंग्रेज परेशान हो गए। उस साथी का नाम था बीरो या दौरा। उसका अपना एक अलग संगठन था। एक मुठभेड़ में वो गिरफ्तार कर लिया गया, पर वो इतना निडर था कि अंग्रेजों की कैद से भाग निकला जेल की दीवार तोड़कर, परंतु फिर दोबारा पकड़ा गया। और इस बार अंग्रेजों ने सोचा कि अगर इसको ज्यादा दिन तक जेल में रखा तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, और उसको फांसी देने का फैसला कर लिया। राजू को सूचना मिली। राजू ने तभी ऐलान कर दिया कि बिरैया को रिहा करवा कर रहूंगा। अंग्रेज सरकार में दम हो तो रोक कर दे। वही एक दिन पुलिस दल जब बिरैया को हथकड़ी पहना कर ले जा रही थी तो राजू ने अपनी टुकड़ी के साथ उस पर धावा बोल दिया। दोनों तरफ से तनातन गोलियां चली और वे दिन दहाड़े खुलेआम लड़कर बीरा दौरा को छुड़ा कर दिया। अंग्रेज परेशान। अंग्रेजों ने राजू को पकड़वाने के लिए 10,000 का इनाम रखा। आदिवासी अपने देश के निवासियों को, अपने नेताओं को धोखा नहीं दिया। उनके यहां विश्वासघात नहीं किया जा सकता। यही कारण था कि राजू को भी पकड़ा ना। अब तो उसकी ताकत और भी बढ़ती जा रही है। हर राज्य की पुलिस उसके पीछे, और उसने आंध्र क्षेत्र के सैकड़ों नौजवानों में क्रांति की अलग जगह दी। उसका संगठन बहुत बड़ा हो चुका था। उसने उत्तराखंड के क्रांतिकारियों से संपर्क किया। यही नहीं, गदर पार्टी के नेता बाबा पृथ्वी सिंह से भी उसके संपर्क। दक्षिण भारत के राजा महेंद्री को भी उसने छेड़ से छेड़ने की कोशिश की। ब्रिटिश अफसर बहुत परेशान हो चुके थे। आंध्र प्रदेश पुलिस फेल हो चुकी थी, व्यर्थ हो गई थी। अंत में केरल की पुलिस भी आई, राजू को वो भी ना पकड़ पाई। अब असम राइफल्स को भेजा। असम राइफल्स के सैनिकों ने राजू के पूरे दल को घेर लिया। दिन था 6 मई 1924। उसमें राजू के सभी शहीद हो गए। कोई साथी ना बचा था और राजू अकेला रह गया। और राजू भाग निकला और वो पहाड़ियों में घूमने लगा, छुपता छुपाता। 7 मई 1924 को जब वह जंगल में अकेला भटक रहा था तो सहसा उसकी खोज में वन पर्वतों को छानते फिर रहे फोर्स के अफसर की नजर उस पर पड़ गई। उसने राजू का छुपकर पीछा करना। यद्यपि वह राजू को पहचान नहीं सका, क्योंकि उस समय राजू ने लंबी दाढ़ी बढ़ा दी। पुलिस दल ने राजू पर पीछे से गोली चलाई। राजू जख्मी होकर गिर पड़ा और तब उसने अपना परिचय खुद दे दिया। मैं ही सीताराम राजू। यातनाएं आरंभ। परंतु अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि उसको पेड़ से बांधकर गोली से भून दिया। इस बलिदान के साक्ष्य थे गोदावरी नदी
और उसके आसपास की पहाड़ी, जहां की वादियों में, जहां के आदिवासियों के लिए आज भी अल्लूरी सीताराम राजू जिंदा है। आदिवासियों की आत्मा में देवता स्वरूप बसा है। वहां के निवासी आज भी मानते हैं कि राजू को कोई पकड़ नहीं सकता था, और वो जिंदा है, पर लोक गीतों में लोक नायक के रूप। धन्य है ऐसे महान क्रांतिकारी। सशक्त नमस्कार करता हूं। जी हाँ, बात करते हैं एक और वीरांगना की, भोगेश्वरी देवी फुंकन। एक ऐसी वीरांगना जिनका जन्म 1872, भारत की एक ऐसी क्रांतिकारी महिला थी जिन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय 70 वर्ष की वृद्धावस्था में असम में नौगांव के जिले बेहरामपुर कस्बे में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने कस्बे की महिलाओं का एक संगठन बनाया, उनके घर की चार दीवारी से बाहर आकर आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया, और इनके नेतृत्व में विद्रोहियों ने अंग्रेजों द्वारा सील किए गए कांग्रेस कार्यालय पर अपना अधिकार कर लिया। 13 सितंबर को विजयदशमी के दिन समारोह में एकत्रित भीड़ पर पुलिस दल ने अचानक आकर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। यह समाचार सुनते ही कस्बे की महिलाओं का नेतृत्व करती हुई भागेश्वरी देवी तिरंगा हाथ में लेकर अंग्रेजों के सामने जा पहुंची। अंग्रेज कप्तान फिंस ने उग्र होती भीड़ को देखकर गोली चलाने का आदेश दिया। क्रुद्ध भागेश्वरी देवी ने झपट कर झंडे के डंडे से फिंस पर हमला कर दिया, और घायल फिंस ने भागेश्वरी देवी को गोलियों से छलनी कर दिया, और वह महान वीरांगना 1942 में वीर गति को प्राप्त हुई। हम हिंद की हैं नारियां, हम हिंद की हैं नारियां, जलती चिंगारियां, समझे ना कोई हमें फूलों की क्यारियां, समझे ना कोई हमें फूलों की क्यारियां। तो ये थी हमारे देश की सच्ची सामर्थ वीरांगनाएं। सशक्त प्रणाम। और कुछ ऐसे क्रांतिकारियों की कथा सुनाता हूं जिन्होंने क्रांति का ऐसा बिगुल बजाया कि अंग्रेज सरकार थर्रा उठी। वो 3 मित्र थे, बिनोय, बादल और दिनेश चंद्र गुप्ता। तारीख थी 8 दिसंबर 1930। उन दोनों कलकत्ता ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी हुआ करता, और कलकत्ता में राइटर्स बिल्डिंग में सरकारी कामकाज हुआ करता था। एक साधारण सा दिन था। सभी ब्रिटिश अधिकारी और बंगाली सज्जन जो वहां क्लर्क के हैसियत से काम करते थे, अपना काम कर रहे थे। तभी उसी खामोशी को भंग करते हुए 3 ऐसे आदमी आए जिनके मचाए हुए शोर की गूंज आज तक भी सुनाई देती। ये 3 व्यक्ति कौन थे? बिनोय, बादल और दिनेश चंद, जिन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रभावित होकर अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ अभियान को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। 2 की आयु 22 वर्ष थी और एक केवल 19 वर्ष का था। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी बहुत प्रभावित थे और उनके स्वयंसेवकों के समूह में भी शामिल हो गए। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आयोजित बंगाल स्वयंसेवक समूह में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1928 के कोलकाता सत्र के दौरान पहचान में आए इनके साथ मेजर सत्यगुप्ता। इन लोगों ने फैसला किया मिलकर कि कुख्यात ब्रिटिश अधिकारियों को समाप्त करना ही होगा।
दिनेश गुप्ता ने मिदनापुर में स्थानीय क्रांतिकारियों को बंदूक चलाने का प्रशिक्षण दिया था और सन 1930 में शुरू हुआ ऑपरेशन फ्रीडम, जिसके तहत विभिन्न बंगाली जेलों में पुलिस दमन के खिलाफ विरोध शुरू हुआ। अगस्त 1930 में इस समूह ने पुलिस महानिरीक्षक लोमन को मारने की योजना बनाई और इन्हें बिनोय ने ढाका में जाकर गोली भी मार दी, जिसके बाद वो भागकर कोलकाता और तीनों मित्र बिनोय, बादल व दिनेश इकट्ठे हो गए। अब इनका अगला निशाना था एन सिम्पसन। एन सिम्पसन इनके सामने आया और उसको सामने से गोली मार दी और फिर लगातार गोली चलाते हुए राइटर्स क्लब में यूरोपियन पोशाक में पहने थे। इन्हें अचानक तो कोई पहचान भी ना पाया। जल्दी पुलिस ने इन्हें घेर लिया। फिर भी इन 3 युवा क्रांतिकारियों और पुलिस के बीच गोलाबारी शुरू हो गई, जिसके दौरान टिबनाइन, प्रेंटिस और नेल्सन जैसे ब्रिटिश अधिकारियों को इन्होंने बुरी तरह घायल, परंतु अंत में ये पकड़े गए। परंतु इन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार किया। बादल गुप्ता ने तो तुरंत पोटाशियम साइनाइड निकाल दिया, जबकि बिनोय और दिनेश ने खुद को अपनी बंदूक से गोली मारी। बिनोय ने 13 दिसंबर 1930 को अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली और इन 3 बहादुरों में से केवल दिनेश बच गए, परंतु उनको भी गिरफ्तार दोबारा कर लिया और हत्या का दोषी करार देते हुए 7 जुलाई 1931 को दिनेश को फांसी दे दी गई। केवल 19 वर्ष का ही बालक था। 8 दिसंबर 1930 की उस घटना के बाद ये तीनों युवा अमर हो गए। धन्य है ऐसे युवा जिसके कारण हम आज आजादी की सांस लेते। हम कैसे भूल सकते हैं इनका एहसान? हम कभी भूल पाएंगे? हम इनके ऋण को कभी चुका पाएंगे? इनके ऋण से उपकरण हम कभी नहीं हो सकते। बस हम केवल अपने श्रद्धा के सुमन चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए ले चलते हैं आपको और कुछ ऐसे क्रांतिकारियों से मिलवाने जिनको हम भूल गए, जिनका नाम भी नहीं हम जानते। एक ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे जतरा भगत। झारखंड में जन्म हुआ था उनका। आदिवासी थे वो। उनका जन्म सितंबर 1888 में हुआ। उनके पिता का नाम कोदल उरांव और मां का नाम लिबरी था। 1912 से लेकर 1914 में उन्होंने ब्रिटिश राज्य और जमींदारों के खिलाफ अहिंसक असहयोग का आंदोलन छेड़ा और लगान, सरकारी टैक्स आदि भरने तथा कुली के रूप में मजदूरी करने से मना कर दिया। उनका यह आंदोलन 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए कुल गुलाम आनंद से प्रेरित था। वे सुधारवादी थे। ऐसा भी माना जाता है कि गांधी ने ही झारखंड के टाना भगत आंदोलन से ही ली अपने सत्याग्रह की शिक्षा। 1940 के दशक में टाना भगत आंदोलनकारियों का बड़ा हिस्सा गांधी के सत्याग्रह से जुड़कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी शामिल हुआ। 1913 से 1914 तक लगातार दिन रात गांव-गांव में घूमकर लोगों को जगा रहे थे जतरा। छोटा नागपुर में इन्हीं वर्षों में ताना भगत आंदोलन के मुख्य सूत्रधार थे। उनका नारा था, अंग्रेजों और जमींदारों का राज खत्म कर, उन्हें देश की धरती से खींचकर बाहर निकाल। अंग्रेज महाजन, जमींदारों, ये लोग भूत प्रेतों के समान, उनकी टांगें खींचो और अपनी धरती से बाहर फेंको। एक गाना गाया जाता था इनके सामने जब ये मौजूद थे, टन टन टाना टाना बाबा टाना, भूत भूतनी के टाना, टाना बाबा कोना कूची भूत भूतनी के टाना, टाना बाबा
लुकल छिपल भूत भूतनी के टाना। इसका अर्थात था ओ पिता ओ माता, देश की जान लेने वाले आदिवासियों को लूटने मारने वाले सभी तरह के भूत भूतनियों को खींचकर देश से बाहर निकाल। आज भी टाना भगत आदिवासियों की दिनचर्या राष्ट्रीय ध्वज के नमन से आरंभ होती है, जिसको हम अधिकतर भारतवासी भूल गए। चतरा भगत की मृत्यु 1915 में थी और वो अपने आंदोलन की प्रतिपूर्ति को भी नहीं दे। शत शत प्रणाम है ऐसे। नमस्कार। जागो जागो निंद्रा त्यागो, ओ भारत के वासी, ओ भारत के वासी, ओ भारत के वासी। तो आइए मिलवाते हैं कुछ और महिला क्रांतिकारियों से जिनका बलिदान अतुलनीय है और आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। वीरांगना अभया रानी अक्का चौटा। भारतीय सेनानियों ने न केवल अंग्रेजों से लोहा लिया, बल्कि पुर्तगालियों के खिलाफ भी मोर्चा खोला और इस युद्ध में अग्रणी भूमिका निभाई एक वीरांगना ने, और यह वीरांगना थी अभया रानी अक्का चौटा। उनका जन्म उल्लाल कर्नाटक में स्थित एक नगर में चोटा राजघराने में हुआ था। चोटा वंश मातृवंशीय परंपरा का पालन करता और इसी परंपरा के मुताबिक अबक्का के मामा तिरुमला राय ने उन्हें उल्लाल नगर की रानी घोषित किया। रानी अबक्का को युद्ध लड़ने और शासन व्यवस्था संभालना का अच्छा खासा प्रशिक्षण भी दिया गया। रानी अबक्का लड़ाई में अग्नि बाण का उपयोग करने वाली आखिरी शख्स थी। उन्हें अभया रानी भी कहा जाता था, मतलब एक ऐसी बहादुर रानी जो किसी से भी नहीं डरती थी। रानी अबक्का की शादी मैंगलोर की बंगा रियासत के राजा लक्ष्मणा अरसा के साथ हुई, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद रानी अबक्का अपने पति से अलग हो गई और वापस उल्लाल आ गई। उन्हें शायद ये अंदाज भी नहीं था कि आने वाले समय से उनका पति लक्ष्मया इस बात का बदला लेने के लिए उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने में पुर्तगालियों का साथ देंगे। गोवा को कुचलकर उसके नियंत्रण लेने के बाद पुर्तगालियों की आंख अब दक्षिण की ओर पड़ी। साल 1525 में पुर्तगालियों ने दक्षिण कन्नड़ के तट पर हमला किया, लेकिन उल्लाल पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे। रानी अबक्का की रणनीतियों से परेशान होकर पुर्तगालियों ने उन पर यह दबाव डालने की कोशिश की कि रानी उन्हें टैक्स चुकाए, लेकिन रानी अबक्का ने समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद साल 1555 व साल 1557 में पुर्तगालियों ने लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लेकिन रानी अबक्का उन्हें हराने में कामयाब रही। सन 1568 पुर्तगालियों ने उल्लाल पर हमला किया, लेकिन रानी अबक्का ने फिर जोरदार विरोध किया और इस बार पुर्तगालियों का सेना उल्लाल कब्जा करने में सफल रही और राज दरबार में घुस आई। रानी अबक्का वहां से बचकर निकल गई, लेकिन उसी रात करीब 200 सैनिकों को इकट्ठा करके रानी अबक्का ने पुर्तगालियों पर धावा बोल दिया और लड़ाई में पुर्तगाली सेना का जनरल मारा गया। कई पुर्तगाली सैनिक बंदी बना लिए गए और पुर्तगाली सैनिक लड़ाई से पीछे हट गए। उसके बाद रानी अबक्का ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुर्तगालियों को मैंगलोर का किला छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन साल 1569 में पुर्तगालियों ने न सिर्फ मैंगलोर का किला दोबारा हासिल कर लिया, बल्कि कुंदपुरा कर्नाटका का एक नगर उस पर भी उसने कब्जा कर लिया। पर इन सब के बावजूद रानी अबक्का पुर्तगालियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनी हुई थी। इस दौरान रानी अबक्का के पति लक्ष्मप्पा ने उनसे बदला लेने के लिए
पुर्तगालियों की मदद की और पुर्तगालियों की सेना उल्लाल पर फिर हमला करने लगी। लेकिन रानी अबुक्का अब भी मोर्चे पर अपने डटी रही। उन्होंने साल 1570 में पुर्तगालियों का विरोध कर रहे अहमदनगर के सुल्तान और कालीकट के राजा के साथ गठबंधन कर लिया। कालीकट के राजा ने जनरल ने रानी अबक्का की ओर से लड़ाई लड़ी और मैंगलोर से पुर्तगालियों का किला तबाह कर दिया। लेकिन वहां से लौटते वक्त जनरल पुर्तगालियों के हाथों मारे गए। इन सब नुकसान और अपने पति लक्ष्मणपा के धोखे के चलते रानी अबक्का लड़ाई हार गई और उन्हें कैदी बना दिया। लेकिन कैद में भी रानी अबक्का विद्रोह करती रही और लड़ते लड़ते ही उन्होंने आखिरी सांस ली। तो ऐसी थी हमारी वीरांगना रानी अबक्का। स्वतंत्रता संग्राम में सभी लोगों ने भाग लिया। ऐसे ही थे एक पीर अली खान, सच्चे स्वतंत्रता के सेनानी। उनका जन्म वर्ष 1820 में हुआ आजमगढ़। उनकी शिक्षा पटना में हुई। वहां उन्होंने उर्दू, अरबी और फारसी भाषा में महारत हासिल की। पीर अली खान अपनी युवा अवस्था में ही घर से भाग गए। फिर पटना में एक जमींदार जिसका नाम नवाब मीर था, उन्होंने पीर अली को अपने बेटे की तरह पाला और उनकी परवरिश की। पीर अली खान का मकसद था कि हिंदुस्तान को अंग्रेजी गुलामी से आजाद करना। उनकी सोच थी कि गुलामी की जिंदगी से कहीं बेहतर मौत है। पीर अली खान का दिल्ली और भारत में कई स्थानों में सभी आजादी के मतवारों से संपर्क किया। उन्होंने हिंदुस्तान के कई क्षेत्रों में अपना नारा भी बुलंद किया। वो कहा करते थे, जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी, हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। 3 जुलाई 1857 को पीर अली ने सैकड़ों हथियारबंद लोगों की अगुवाई करते हुए पटना के गुलजार बाग स्थित उनके एडमिनिस्ट्रेटिव भवन में, अंग्रेजों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव भवन था, वहां पर धावा बोल दिया। क्रांतिकारियों के चौतरफा हमले से घिरे अंग्रेज घबरा गए। लायल ने भीड़ पर फायरिंग शुरू कर दी। क्रांतिकारियों ने भी जवाबी फायरिंग की। लायल मारा गया अपने कई साथियों से। अंग्रेजों की अंधाधुंध गोली में कई दर्जन क्रांतिकारी भी शहीद हुए। पीर अली और उसके ज्यादातर साथी हमले के बाद बच निकलने में सफल हो गए, परंतु 5 जुलाई 1857 को पीर अली खान और उनके करीब 14 साथियों को विद्रोह करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया। उस दौरान पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने पीर अली खान को कहा, तुम्हारी जान बच सकती है अगर तुम अपनी लीडर्स और साथियों के नाम हमें बता दो। पीर अली खान तो आजादी का मतवाला था। उसने कमिश्नर को करारा जवाब देते हुए कहा, हमारी जिंदगी में कई ऐसे मौके मिलते हैं जब खान को बचाना जरूरी होता है, लेकिन जिंदगी में ऐसे भी मौके मिलते हैं जब जान को देना ज्यादा जरूरी होता है, और यह मौका जान देने का मिला है। उन्होंने कहा था कि तुम हमें फांसी पर तो लटका सकते हो, लेकिन हमारे आदर्शों को नहीं मार सकते। मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरे मरने पर लाखों ऐसे बहादुर जन्म लेंगे जो तुम्हारे जुल्म और सितम को खत्म करके रहेंगे। 7 जुलाई 1857 को इस महान स्वतंत्रता सेनानी पीर अली खान को अंग्रेजी हुकूमत ने सड़कों के बीचों बीच फांसी के फंदे पर लटका दिया। शत प्रणाम है ऐसे। कुमारी प्रतिलता वादेदार भारत के क्रांतिकारियों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। कुमारी प्रतिलता वादेदार इस दल की सदस्य है। कुमारी प्रतिलता चटगांव के गरीब घर में जन्मी थी। उनके पिता नगर पालिका में क्लर्क थे। स्कूली जीवन में ही बालचर संस्था के सदस्य हो गई। बालचर संस्था में सदस्यों को ब्रिटिश सम्राट के प्रति एक निष्ठ रहने की शपथ लेनी होती थी। संस्था का यह नियम कुमारी प्रतिलप्पा को बेचैन करता रहता था। यही उनके मन में क्रांति का बीज पनपा।
बीए की डिग्री लेकर परिवार की मदद के लिए एक पाठशाला में नौकरी करने लगी। उनकी दृष्टि में देश की स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण थी। पाठशाला की नौकरी करते करते उनकी भेंट एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन से हुई। प्रतिलता उनके दल की सक्रिय सदस्य बनी। कुमारी प्रतिलता सूर्य सेन से मिली तब वे अज्ञातवास में थे। एक बार गलघाट में क्रांतिकारियों को पुलिस ने आ घेरा। घिरे हुए क्रांतिकारियों में अपूर्व सेन, निर्मल सेन, प्रतिलता और सूर्य सेन आदि थे। पुलिस पीछे लगी थी। सूर्य सेन ने लड़ाई करने का आदेश दिया। अपूर्व सेन और निर्मल सेन शहीद हो गए। सूर्य सेन की गोली से कैप्टन कमरान मारा गया। सूर्य सेन और प्रतिलता लड़ते लड़ते भाग गए। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया और सूर्य सेन ने अपने साथियों का बदला लेने के लिए अंग्रेजों को मारने की योजना बनाई। योजना क्या थी? योजना यह थी कि पहाड़ी की तलहटी में यूरोपीय कल पर आज हमने धावा बोलकर नाच गाने में मग्न अंग्रेजों को मृत्यु दंड देकर बदला लिया जाए। प्रतिलता के नेतृत्व में कुछ क्रांतिकारी वहां पहुंचे। 24 सितंबर 1932 की रात इस काम के लिए निश्चित की गई। प्रतिलता ने आत्म सुरक्षा के लिए पोटेशियम साइनाइड नामक विष लिया। शस्त्र साथ लेकर वह क्लब पहुंची। बाहर से खिड़की में बम लगाया। क्लब की इमारत बम के फटने से और पिस्तौल की आवाज से कांपने लगी। नाच रंग के वातावरण में एकाएक चीखें सुनाई देने लगी। 13 अंग्रेज जख्मी हो गए और बाकी भाग गए। इस घटना में एक यूरोपीय महिला भी मारी गई। थोड़ी देर बाद उस क्लब से गोलीबारी होने लगी। प्रतिलता के शरीर में भी एक गोली लगी। अपनी कम उम्र में उन्होंने झांसी की रानी का रास्ता अपनाया और उन्हीं की तरह अंतिम समय में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपनी सम्मान पूर्वक देह का त्याग किया। धन्य है कुमारी प्रतिलता का यह बलिदान। शत प्रणाम, शत प्रणाम, शत प्रणाम। भारतवर्ष के हर हिस्से से क्रांति के बाद दक्षिण भारत में कुमारन का जन्म हुआ। इनको तिरुपुर कुमारन भी कहा जाता है। एक परिवार, ऐसे परिवार में जन्म हुआ जिसका व्यवसाय था हथकरघा। गरीब परिवार से थे। युवा कुमार स्वामी को कक्षा 5 के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा और अपनी परिवार के देखरेख के लिए उन्होंने इसी पेशे को अख्तियार कर लिया। वो भी एक बुनकर बन गया। जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन गति पकड़ रहा था, कुमारन ने भी खुद को उसमें शामिल हुआ पाया। गांधी के सिद्धांतों और आदर्शों से प्रेरित होकर कुमारन ने बापू द्वारा घोषित सभी सत्याग्रहों में भाग लेना आरंभ कर दिया। लेकिन उन्होंने अपनी छाप छोड़ी वहां भी एक युवा क्रांतिकारी के रूप में। उन्हें प्यार से तिरुपुर कुमारन कहा जाने लगा। उन्होंने देशबंधु युवा संघ की स्थापना की और अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 11 जनवरी 1932 को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक विरोध मार्च के दौरान तिरुपुर में नौयाल नदी के तट पर पुलिस हमले में कुमारन बेहोश हो गए। उनके परिवार की आकांक्षा सच चली। उनका परिवार उसको हमेशा रोका करता था, परंतु वो नहीं माना। जब उनका शव सड़क के किनारे पर पाया गया, तब भी वो भारतीय ध्वज को हाथों में थामे हुए थे। उन्होंने उस ध्वज को गिरने नहीं दिया, उसकी गरिमा को बनाए रखा और केवल 27 वर्ष की आयु में अपनी जान देश पर कुर्बान कर दी। तमिलनाडु में कोडी कथा कुमारन के नाम से भी उनको याद किया जाता है, जिसका अर्थार्थ होता है ध्वज को बचाने वाला कुमारन। हमारी आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाला इस वीर सैनिक को हम बहुत बहुत नमन करते हैं।
आइए लिए चलते हैं एक और वीरांगना से, कोयली रानी। वेलु नाचियार के सेना के कमांडर थे, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अभियानों में भाग लिया था। उन्हें भारतीय इतिहास में पहली आत्मघाती महिला हमलावर और पहली महिला शहीद माना जाता है। कोयली का जन्म 18वीं शताब्दी में शिवंगई जिले के पास कुन्नड़ चुवाड़ी में हुआ था। यह सांगवार समुदाय से ताल्लुक रखती थी। कोयली किसान परिवार की बेटी थी। उसकी मां को उसकी बहादुरी के लिए भी माना जाता था और ऐसा कहा जाता था कि वह अपने खेतों को नष्ट होने से बचाने के लिए जंगली बैल से लड़ते हुए मर गई थी। कोयली वेलु नाचियार की कट्टर सेनापति थी और उसने कई मौकों पर अपनी जान बचाई थी। ऐसे एक अवसर पर जब उसे पता चला कि उसकी शिलंबस शिक्षिका वास्तव में एक जासूस है, तो उसने तुरंत रानी को बचाने के लिए कार्रवाई की। एक अन्य अवसर पर जब रानी पर नींद के दौरान हमला किया गया, तो उसने दुश्मन पर हमला किया और इस प्रक्रिया में खुद को घायल कर लिया। उनकी वफादारी और बहादुरी को देखते हुए उन्हें अपनी सेना की कमांडर इन चीफ बनाया गया। कोयली ने बाद में रानी के शिवगंगा अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोयली को 1780 में अपने आत्मघाती हमले के लिए जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक किले पर हमला करते हुए उसने अपने शरीर पर घी लगाया और खुद को आग लगा ली और ईस्ट इंडिया कंपनी के शस्त्रागार में कूद गई। उसने सभी हथियारों को नष्ट कर दिया और ब्रिटिश सेना को पूरी तरह से असुरक्षित छोड़ दिया। न केवल बल्कि उसने किले और उसके राज्य को भी पुनः युद्ध में उसने जीत लिया। हमारा इतिहास कोयली के निस्वार्थ कृत्य को पहचानने में विफल रहा। शत प्रणाम है ऐसी निस्वार्थ सेवा भावना मन में समाये कोयली वीरांगना को। ऐसे अनेकों वीर हुए हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी देश के लिए। यूं तो कहते हैं कि गांधी का आंदोलन अहिंसावादी था, परंतु उसमें अहिंसा कम नहीं हुई। उस आंदोलन में भी बहुत से युवाओं ने अपने प्राण गंवाए, अंग्रेजी गोलियों के शिकार हुए। एक इसी प्रकार के और क्रांतिकारी थे देशभक्त कानेगंती हनुमंथु। इन्होंने भी अंग्रेजों की बात मानने से मना कर दिया। इनके अंतिम वाक्य थे, क्या आपने कभी जमीन की सिंचाई की है या अपने जीवन में एक बीज बोया है? कभी किसी खेत को काटा या कूड़ा डाला है? जो मेरा है उसके लिए मैं तुम्हें क्यों टैक्स दूंगा? इन्होंने अंग्रेजी सरकार को टैक्स देने से, एग्रीकल्चर टैक्स देने से मना कर दिया। कानेगंती हनुमंथु का जन्म दुर्गा मंडल के कोलागुटला में हुआ था, जो गंटूर जिले में स्थित है। एक स्थानीय किसान नेता थे वो। उन्होंने ब्रिटिश करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया और टैक्स के खिलाफ पलनाडु विद्रोह का नेतृत्व भी किया। इसी विद्रोह का नेतृत्व करते हुए उन्हें ब्रिटिश जनरल रदरफोर्ड के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई। उस समय हनुमंतु की आयु केवल 30 वर्ष की। शत शत प्रणाम है ऐसे वीर को। आपको एक और वीरांगना से मिलवाते हैं। एक और वीरांगना श्रीमती बीकाजी रुस्तम कामा। जैसा कि आपने सुना होगा, बीकाजी कामा का नाम जो एक स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। जी हाँ, श्रीमती बीकाजी रुस्तम कामा, इन्हें मैडम कामा भी कहा जाता है। श्रीमती बीकाजी रुस्तम कामा
जो मैडम कामा के नाम से जानी जाती थीं। इनका जन्म 24 सितंबर 1861 में भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी। धनी परिवार में जन्म लेने के बावजूद इस साहसी महिला ने आदर्श और दृढ़ संकल्प के बल पर निरापद तथा सुखी जीवन वाले वातावरण को श्रद्धांजलि दी और अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंचे साम्राज्य के विरुद्ध क्रांतिकारी कार्यों से उपजे समस्त खतरों तथा कठिनाइयों का इन्होंने सामना किया। श्रीमती कामा का बहुत बड़ा योगदान साम्राज्यवाद के विरुद्ध विश्व जनमत जागृत करना और विदेशी शासन से मुक्ति के लिए भारत की इच्छा को दावे के साथ प्रस्तुत करना था। भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ते हुए उन्होंने लंबी अवधि तक निर्वासित जीवन बिताया। वर्ष 1896 में मुंबई में प्लेग फैलने के बाद बीका जी इसके मरीजों की सेवा में लगी रहीं। बाद में भी वे खुद भी इस बीमारी की चपेट में आ गई और इलाज के बाद वे ठीक हो गई थी, लेकिन उन्हें आराम और आगे के इलाज के लिए यूरोप जाने की सलाह दी गई। वर्ष 1902 में वे इसी सिलसिले में लंदन गई और वहां भी उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के लिए यह काम जारी रखा। जिन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण करके भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया था। वे जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा झंडा फहराने के लिए सुविख्यात हैं। उस समय मैडम कामा भारत में ब्रिटिश शासन का जारी रहना मानवता के नाम पर कलंक है। एक ऐसी देश भारत के हितों की इसमें भारी क्षति पहुंच रही है। उन्होंने लोगों से भारत को दास्ता से मुक्ति दिलाने में सहयोग की अपील की और भारतवासियों का आह्वान किया, आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और यह हिंदुस्तान हम सभी हिंदुस्तानियों का है। उनके द्वारा पेरिस से प्रकाशित वंदे मातरम पत्र प्रवासी भारतीयों में काफी लोकप्रिय हुआ। मैडम कामा ने इस कांग्रेस में वंदे मातरम अंकित भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्र ध्वज फहराकर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। वे भारत की राष्ट्रीयता की महान पुजारिन के नाम से विख्यात। फ्रांसीसी अखबारों में उनका चित्र जॉन ऑफ आर्क के साथ आया। राणा जी और कामा द्वारा निर्मित यह भारत का प्रथम तिरंगा झंडा आज भी गुजरात के भावनगर स्थित सरदार सिंह राणा के पौत्र और भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राणा के घर सुरक्षित रखा गया है। 13 अगस्त 1936 के दिन मैडम बीका जी कामा ने इस संसार से विदा ली। वो ऐसी थी हमारी वीरांगनाएं जिन्होंने देश के लिए सहर्ष स्वयं को बलिदान की सूली पर चढ़ा दिया। मित्रों, स्वतंत्रता संग्राम में केवल युवाओं ने ही भाग नहीं लिया। युवाओं ने ही केवल बहादुरी के कारनामे नहीं किए। एक ऐसा वीर था जिन्होंने 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजों से लड़ने का फैसला किया और उन पर विजय भी हासिल की। इस वीर का नाम था कुंवर सिंह, जो सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही थे। इनका जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिले में। इनके पिता बाबू साहबजादा सिंह प्रसिद्ध शासक थे। इनके सभी भाई भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे और आजादी की लड़ाई के लिए अंतिम दिन तक लड़ते रहे। 1857 में अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए जब जगह जगह क्रांति हुई, सिपाहियों ने विद्रोह किया। मेरठ, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी और दिल्ली में भी आग भड़क उठी थी। ऐसी हालत में बाबू कुंवर सिंह ने अपने सेनापति मैकू सिंह
भारतीय सैनिकों की लीडरशिप संभाली। 27 अप्रैल 1857 को दानापुर के सिपाहियों, भोजपुरी जवानों और अन्य साथियों के साथ आरा नगर पर बाबू वीर कुंवर सिंह ने कब्जा कर लिया। अंग्रेजों की लाख कोशिशों के बाद भी भोजपुर लंबे समय तक आजाद रहा। जब अंग्रेजी फौज ने आरा पर हमला करने के लिए कोशिश की, तब भी इन्होंने बहादुरी से उनके साथ लड़ाई की और ये जगदीशपुर की ओर बढ़ चले। आरा पर फिर से कब्जा जमाने के लिए अंग्रेजों ने जगदीशपुर पर भी आक्रमण कर डाला। बाबू कुंवर सिंह और अमर सिंह को जन्मभूमि छोड़नी पड़ी। अमर सिंह अंग्रेजों से छापामार लड़ाई लड़ते रहे और बाबू कुंवर सिंह रामगढ़ के बहादुर सिपाहियों के साथ बांदा, रीवा, आजमगढ़, बनारस, बलिया, गाजीपुर एवं गोरखपुर में नगाड़े बजाते रहे आजादी के। एक ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने उनके बारे में लिखा, उस बूढ़े राजपूत ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अद्भुत वीरता और आन बान के साथ लड़ाई लड़ी। यह गनीमत थी कि युद्ध के समय कुंवर सिंह की उम्र 80 के करीब थी। अगर वह जवान होते तो शायद अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। वो इतने बहादुर थे कि एक बार जब गंगा नदी पार कर रहे थे तो अंग्रेजों ने गोली मार दी। गोली उनकी कलाई में लगी। उन्होंने सोचा इससे स्वास्थ्य और ना बिगड़ जाए, बिना हिचकिचाहट के अपनी तलवार से ही अपना हाथ काट डाला और अंग्रेजों से लड़ते रहे। और 23 अप्रैल 1858 में जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। उस दिन वो बुरी तरह घायल हो गए थे, परंतु इस बहादुर ने जगदीशपुर किले से गोरों को हटा दिया और यूनियन जैक का झंडा नीचे उतारकर अपना झंडा उस किले पर फहरा दिया। काश इस झंडे को लहराते हुए देखते ज्यादा दिन नहीं जी पाए और 26 अप्रैल 1857 को इन्होंने वीर गति प्राप्त की। धन्य है, धन्य है, धन्य है ऐसे वीर। शत शत नमस्कार करता हूं। जी हाँ, लिए चलते हैं एक और ऐसी ही वीरांगना, आबादी बानो बेगम। आबादी बानो बेगम उन पहली मुस्लिम महिलाओं में शामिल थी जिन्होंने भारत की राजनीति में दिलचस्पी से हिस्सा लिया। वह उन निडर मुस्लिम महिलाओं में से एक थी जिन्हें अपने देश को अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त देखने की उत्सुकता थी। इसलिए वह भारत की आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारी बनकर कूद पड़ी। आजादी में बानो बेगम लोगों के बीच बड़ी लोकप्रिय थी। लोग उन्हें अम्मा बी के नाम से जानते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में स्वतंत्रता संग्राम की ऊंची आवाजों में से एक आवाज उनकी भी थी और जब तक वे जीवित रहीं, भारत की आजादी के लिए लड़ती रही। उनका जन्म 1850 में उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी शादी रामपुर रियासत के एक अफसर अब्दुल अली खान से हुई। इन दोनों की एक बेटी और 5 बेटे। आबादी बानो के पति की छोटी उम्र में ही आबादी बानो के पति की मृत्यु हो जाने के बाद बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी अब उन पर आ गई। भले ही उनके पास एक सीमित साधन थे, लेकिन उनके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को उत्तर प्रदेश के बरेली स्कूल में पढ़ाया। आबादी बानो के बेटे मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली खिलाफत आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख चेहरे थे, जिनसे ब्रिटिश सरकार भी डरती। बेटों की वह प्रेरणा उनकी मां से विरासत में मिली थी और उन्हें ब्रिटिश राज्य के खिलाफ असहयोग आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए गिरफ्तार कर लिया। इस आंदोलन के लिए चंदा इकट्ठे करने के लिए उनकी एक बड़ी भूमिका रही। अपने दोनों बेटों के जेल जाने के बाद एक बड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए, जब ऐसा पहली बार हुआ जब एक मुस्लिम महिला ने बुर्का पहनकर अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। वे अधिकतर बेगम हसरत, मोहानी, बसंती देवी,
सरला देवी चौधरानी और सरोजिनी नायडू के साथ महिला समभाव को संबोधित भी करती हैं। आबादी बानो बेगम ने राजनीति में खुलकर हिस्सा लिया। उन्होंने खिलाफत स्वतंत्रता आंदोलन में दूसरी महिलाओं को जुड़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया। वह लोगों से लगातार विदेशी सामान का बहिष्कार करने की अपील करती रहती। उनके अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप पूरे देश में महिलाएं आजादी की इस लहर में कूद पड़ी। आबादी बानो बेगम का सारा जीवन देश की सेवा में बीता, मगर अफसोस कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन आजाद भारत के सपने देखने वाली इसे पूरा होते ना देख पाई। नवंबर 1924 को खिलाफत आंदोलन की समाप्ति के तुरंत बाद उनका निधन हो गया। तो ऐसी थी हमारी वीरांगना आबादी बानो बेगम। हम उन्हें शत प्रणाम करते हैं। निज परम शक्ति से हे नारी तू देश का स्वर्णिम ताज बनी। निज परम शक्ति से हे नारी तू देश का स्वर्णिम ताज बनी। वो स्वर्ग तेरा मूल्य रहेगा, वो स्वर्ग तेरा मूल्य रहेगा। जन जन की हितकारी बनी, जन जन की हितकारी बनी, जन जन की हितकारी बनी। हम शत प्रणाम करते हैं ऐसी वीरांगनाओं को जिन्होंने देश की आजादी में सहर्ष बलिदान दिया। और आपसे एक बार फिर गुजारिश करता हूं, इन क्रांतिकारियों को याद करें, उनके बलिदान को याद करें और भारत माता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें। भारतवर्ष के प्रति ईमानदारी से काम करें। और हाँ, यदि आप इस तरह की कथाएं और भी सुनना चाहते हैं तो स्वर कथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।